आपका YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। मैं विक्रम सिंह आपको कक्षा 12 की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 11 में आज प्रकाश की परावर्तन अपवर्तन इनके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या करूँगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है किरण प्रकाश की। ठीक है, किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स। इसमें ये हमारी एग्जाम में सीनियर क्लास में लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत प्रकृति में सूर्य होता है। ठीक है, प्रकाश की दो प्रकृतियों का सम्मिलित रूप प्रकाश को माना जाता है। ठीक है, इनमें सबसे पहले हम प्रकाश की तरंग प्रकृति की व्याख्या करेंगे। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग तथा कण। इनमें तरंग प्रकृति से हम प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटनाओं को समझ सकते हैं। आज हम इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना है कि परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण कोई समतल सतह जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है, तिर्यक आपतित होनी चाहिए, तिरछी आपतित होनी चाहिए। ठीक है, तो समतल सतह से उस प्रकाश की किरण का पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की जो घटना होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें इस किरण को आपतित किरण, इस किरण को परावर्तित किरण और इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब को n डैश, यहाँ बिंदु P और यहाँ बिंदु Q अंकित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से Pn एक आपतित किरण है, PnQ एक परावर्तित किरण है और n डैश अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको I से व्यक्त करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की घटना के लिए दो प्रमुख नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है उसके लिए दो नियम होते हैं, उनको हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन के नियम, इन नियमों में सबसे पहले नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का यह पहला नियम है और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर होगा कोण R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की परावर्तन दो प्रकार का होता है जिसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जब प्रकाश की किरण कोई समतल सतह पर गिरती हैं और सभी आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती हैं, सभी परावर्तित किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा में मुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण कोई खुरदरी सतह पर गिरती है, जैसे ये खुरदरी सतह है और इसके ऊपर ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं और परावर्तन के बाद में ये किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में ही प्रकाश के परावर्तन के नियमों का, जो दो नियम हमने बताए उनका पालन केवल नियमित परावर्तन में ही होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकाश के
परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आवर्ती तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में थोड़ी कमी हो जाती है। ठीक है, ये थी प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब इस पाठ में आगे हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम गोलीय दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये चीज समझिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे ये कांच का खोखला गोला है और इसको अपन ऐसे काट ले तो इस प्रकार से हमें जो भाग प्राप्त होते हैं उन भागों को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? यदि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरी हुई सतह पर यानी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो इसके अंदर के भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होने लगता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, मुख्य फोकस पर मिला देता है। इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग को हम अवतल पृष्ठ कह सकते हैं। अवतल भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो उसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश किरणों का परावर्तन होने लगता है। इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में अपसरित यानी फैला देता है। ठीक है, अवतल दर्पण को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और उत्तल दर्पण को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस पर एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, यानी सभी परावर्तित किरणें परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस पर मिल जाती हैं। उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद में ये दर्पण अपसरित कर देता है। इन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु जो होता है वो दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के पीछे स्थित होता है। इसको हम निम्न चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित राशियां कौन कौन सी होती हैं? द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। दर्पण से कोई भी सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए हमें इनके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। सामने जो चित्र बनाया गया है इसमें एक अवतल दर्पण को दर्शाया गया है। अवतल दर्पण से कौन से बिंदु कहां पर स्थित हैं उनको चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, दर्पण के जिस भाग से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में एम डैश यानी यहां से लेके यहां तक का जो परावर्तक भाग है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। दूसरा पॉइंट है ध्रुव। ध्रुव को चित्र में बिंदु P से प्रदर्शित किया गया है। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र।
गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया गया है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, अवतल दर्पण में तो गुजरती हैं, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे सदैव स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होता है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चित्र में वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से और मुख्य फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना हो या हमें जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध व्युत्पन्न करना है, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो सूत्र व्युत्पन्न करने से पहले हमें किरण चित्र आरेख बनाना पड़ता है। किरण चित्र आरेख बनाने के लिए हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि किरण, कौन सी किरण कहां से गुजरेगी। इसके लिए हम आपको पहले ये समझाते हैं कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उनसे यदि आप प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले बिंब से आने वाली 4 किरणों में से आपको कोई 2 किरणें ही लेनी आवश्यक होती हैं। 4 किरणों के चित्र बोर्ड पे प्रदर्शित किए गए हैं। 4 किरणों में से आपको केवल 2 ही किरणें लेनी पड़ती हैं। सबसे पहली, यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद में वो हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरती है। ठीक है। यदि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरने के बाद में अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद में ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण है वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद में उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस किरण को लंबवत या अभिलंब किरण भी कहते हैं। चौथी किरण है, यानी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो उतने ही कोण पर वापस परावर्तित भी हो जाती है। अर्थात दर्पण के ध्रुव पर आपतित और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के साथ में बराबर कोण बनाती हैं। इनके लिए मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का ही कार्य करती है। इस प्रकार इन 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेके हम किरण चित्र बना सकते हैं और 2 किरणों का हम परावर्तन करवाएंगे। परावर्तन के बाद में यदि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यदि परावर्तन के बाद में दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में मिल जाती हैं तो प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा बनता है। और यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। अब हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध व्युत्पन्न करेंगे। इस संबंध को व्युत्पन्न करने के लिए हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण की चित्र में ये मुख्य अक्ष है सीपी और एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए बी लेते हैं।
मुख्य अक्ष के समांतर किरण चूंकि दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य फोकस से गुजर जाती है, तो ये आपतित किरण है और ये मुख्य अक्ष से परावर्तित होने के बाद में ये जो किरण आ रही है ये परावर्तित किरण है। चित्र में CB अभिलंब है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। FP फोकस दूरी हो जाएगी, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित कर देंगे, और CP वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, इसको कैपिटल R से प्रदर्शित कर देंगे। अब सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हम यहां ध्यान देते हैं कि चित्र में देखो कोण ABC, कोण ABC और कोण CBF दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, चित्र में कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपतन कोण को अपन कोण I और कोण R से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कोण I बराबर है कोण R के। कोण I की जगह अपन लिख सकते हैं कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण CBF के, कोण CBF। अब AB और CP समांतर, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, अतः कोण ABC बराबर होगा कोण BCP। कोण पुनः कोण ABC बराबर है कोण BCF। आगे अपन लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, अब इस ऊपर वाले इसको अपन समीकरण 1 लगा दें, नीचे वाले को इसको समीकरण 2 लगा दें। समीकरण 1 और 2 से हम देखें कि कोण ABC, कोण ABC कोण CBF के भी बराबर है और कोण ABC कोण BCF के भी बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण CBF, कोण CBF बराबर कोण BCF। ठीक है, कोण ये दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कोण BCF और कोण CBF दोनों कोण बराबर हैं। दो कोण अगर कोई त्रिभुज में बराबर हो जाते हैं तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए CF बराबर BF लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज CBF में CF बराबर होगी BF के, CF बराबर BF। इसको समीकरण नंबर 3 लगा देंगे। अब आगे हमें ये ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होता है, गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होता है, अतः बिंदु P के समीप मानेंगे। बिंदु P के समीप मानने पर दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण बिंदु B को P के समीप मानने पर BF बराबर FP लिख सकते हैं, BF बराबर FP लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः BF बराबर FP, BF बराबर FP। BF को FP के बराबर कर लिया, इसको समीकरण नंबर 4 लगा लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखो BF बराबर FP है और BF बराबर CF है, तो 3 और 4 से अपन लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से CF बराबर FP, इसको समीकरण नंबर 5 लगा देंगे। CF बराबर FP लिख देंगे, CF FP के बराबर हो गया। अब उसके बाद में
पुनः CP बराबर, पुनः CP वक्रता त्रिज्या है, C से लेके P तक की दूरी है। CP बराबर CF प्लस FP, CP बराबर CF प्लस FP। अब चूंकि FP फोकस दूरी है, अतः CF की जगह हम FP रख सकते हैं। तो समीकरण 5 का इसमें उपयोग कर लेंगे और आगे इसको लिख देंगे CP बराबर CF की जगह FP कर देंगे, FP प्लस FP, या CP बराबर 2FP, CP बराबर 2FP। अब हम CP बराबर 2F प्राप्त कर लिया। अब देखो चित्र में CP क्या है, CP वक्रता त्रिज्या है, CP की जगह R लिख देंगे और FP की जगह, FP फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी है, इसकी जगह स्मॉल f रख देंगे। तो हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा CP की जगह R बराबर 2FP की जगह अपन लिख देंगे स्मॉल f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। यह है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। यह है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। ठीक है।